अब हम लोग 12 के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें क्या पढ़ना है तो पहले नाम से देखो तुम, तो यहाँ पर ये बना हुआ है इलेक्ट्रो और स्टैटिक से। इलेक्ट्रो जो वर्ड आया ना वो आया चार्ज से। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रो से हम लोग चार्ज समझेंगे और स्टैटिक का मतलब तुम जानते हो क्या है, रेस्ट। मतलब इस चैप्टर में हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। जैसे कि आगे तुम पढ़ोगे करंट, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज मूव करता है, तो वो इस चैप्टर में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें वही आएगा जिसमें चार्ज क्या हो, रेस्ट में है। करंट जो होता है उसमें चार्ज मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो जैसे कि आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ, तो चूंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ, इसका मतलब क्या हो गया कि कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैलिड होगा, मूविंग चार्ज के लिए या रेस्ट चार्ज के लिए, रेस्ट चार्ज के लिए। तो कूलॉम्स लॉ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बस एज यूजुअली हम केवल बता रहे हैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के तौर पर। क्या कि अगर आपको पूछ दे, जो अभी तक पूछा है ना, किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन अगर आपको पूछ दे कि कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज, मूविंग चार्ज, बोथ, नन, तो क्या होगा, रेस्ट चार्ज। न्यूमेरिकली हम लोग मूविंग चार्ज के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, न्यूमेरिकली, क्योंकि इतना कम का वेरिएशन होता है ना, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो न्यूमेरिकली कूलॉम्स लॉ को हम लोग रेस्ट चार्ज के लिए भी अप्लाई करेंगे और मूविंग चार्ज के लिए भी करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली कूलॉम्स लॉ जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो किसके लिए होगा, रेस्ट चार्ज के लिए होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसको पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल आपके दिमाग में ये घुसा देना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में जो भी आप पढ़िएगा वो किसके लिए वैलिड है, रेस्ट चार्ज के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि चार्ज क्या है, तो चार्ज के बारे में देखते हैं। तो चार्ज को समझने के पहले तुम पहले मास के बारे में सोचो। कैसे पता चलता है कि किसी भी बॉडी में मास है, कैसे पता चलता है, तो उसका तुमको कैसे पता चलेगा कि इस मार्कर में मास है या तुम्हारा मास है, कैसे पता चलेगा। तो हाँ, तो होता वही है कि अगर किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकता है तो उसमें मास है। अगर इसमें इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो इसमें वेट होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें मास है। जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, मतलब जिसका वेट नहीं होगा, क्या बोलेंगे कि वो मासलेस है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे। ठीक उसी ढंग से चार्ज कैसे पता चलेगा कि किसी पे चार्ज है या नहीं है, तो इस चीज को समझिएगा कि चार्ज जो है एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी में चार्ज है। जैसे किसी तुमको पता नहीं है कि इस बॉडी में क्या है, चार्ज है या नहीं, तो तुम इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करना चाहोगे और अप्लाई करोगे, और इस पर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाता है तो तुम श्योर शॉट होगे क्या कि इस पर चार्ज है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर तुम इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाते हो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, ठीक है, चाहे वो मूविंग हो चाहे रेस्ट हो, दोनों कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है, मान लो कि मूव किया, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग गया, तो हम लोग ये समझेंगे क्या कि इसमें चार्ज है। समझ में आया, नहीं समझे। अरे इसका डिफिनेशन दिया जाता है क्या, बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड चार्ज। तो हम डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, बस तुमको थोड़ा सा फीलिंग रखना है क्या कि चार्ज क्या है, तो इसी के कारण किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अरे बोलो यार, तो डिफिनेशन नहीं समझना है, बस खाली एज यूजुअल हम बता दिए कि मास से फीलिंग आता है ना कि हाँ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक उसी ढंग से चार्ज से फीलिंग आना चाहिए कि अच्छा इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मतलब क्या समझे तुम कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का बात करेगा तो चार्ज दिमाग में आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं। अब बाकी आगे देखते हैं, ये सब बेसिक चीज है ऐसे ही। तो चार्ज के बारे में आप पहले ऐसे समझ लीजिएगा कि चार्ज दो तरह का होगा। चार्ज दो तरह का होगा जी, कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि आगे तुमको पढ़ाएंगे कि एक 3 तरह का भी होता है, तो बच्चा क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चीज को आप समझिएगा, चार्ज 2 तरह का होगा।
एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। चार्ज दो ही तरह का होता है, आगे हम पढ़ा रहे हैं चार्ज बॉडी तीन तरह का होता है, ठीक है। तो चार्ज दो तरह का होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। एक चीज समझिएगा कि ये केवल नेचर को बताएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये केवल किसको बताएगा, नेचर को बताएगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा किससे, निगेटिव चार्ज से। ऐसा सोचना गलत है, यह बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये दोनों बस केवल नेचर को देख करके दिया गया है कि एक का दूसरा क्या है, उल्टा है। समझ आ रहा है कि नहीं, तो इस चीज को आप समझे हुए रहिएगा। जैसे कि आपको आगे पूछ सकता है कि क्या 5 कूलम ज्यादा है -6 कूलम से, तो नहीं। तो इस चीज को आप समझिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। क्या 5 कूलम 6 कूलम से कम है, तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखिएगा तब तो ये सही है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैंने हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि जैसे कि नंबर वाला में क्या होता है कि 5 ज्यादा है -6 से, और पॉजिटिव ज्यादा होता है निगेटिव से जी, तो वो चार्ज में आप अप्लाई नहीं कर दीजिएगा, वो केवल नेचर को बताता है। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी केवल किसको बताता है, नेचर को बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखिए या वैल्यू देखिए तो -6 कूलम ज्यादा है 5 कूलम से, तो माइनस केवल नेचर को बताएगा। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इस चीज को आप समझे हुए रहिएगा कि नेगेटिव साइन जो इसमें शो होगा वो किसको बताएगा, केवल नेचर को। ये नेचर ऑफ चार्ज को बताएगा, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। आप जानते हैं, टारगेट में तो आप जान ही रहे हैं। और ओवरऑल क्या है कि ये भी आपको पता रहता है कि सेम टाइप का चार्ज जो होता है वो क्या करता है, सेम टाइप का चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है, और अपोजिट टाइप का जो चार्ज होता है वो क्या करता है, अपोजिट टाइप का जो चार्ज होगा अट्रैक्ट करेगा जनरल केस में। मतलब देखो जी, हेलो, ये वाला 100% सही है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि कभी कभी पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी कभी नेगेटिव भी अट्रैक्ट कर लेता है। अरे बोलो यार। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज क्या है हम बता रहे हैं अभी, तत्काल छोटा चार्ज तुम मानो तत्काल, तो पॉइंट चार्ज में सेम टाइप का रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अपोजिट टाइप का रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, या न्यूमेरिकल व्यू से सेम टाइप का रहेगा तो रिपेल करेगा, और अपोजिट टाइप का रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन आगे हम बताने वाले हैं, अभी से ही तुम दिमाग में इसको घुसा लो। क्या कि अगर रिपल्सन है तो ये श्योर शॉट है कि सेम टाइप का चार्ज होगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन है दो बॉडी में तो तुम श्योर नहीं हो क्या कि अपोजिट चार्ज है। रिपल्सन बोल दिया क्या। अगर अट्रैक्शन है दो बॉडी के बीच में तो तुम श्योर नहीं हो कि अपोजिट चार्ज है। सेम चार्ज वाला भी कभी कभी क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। वो हम लोग आगे देखेंगे, वो इंडक्शन में पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। वो मेटल के लिए होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन होता है। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा कि सेम टाइप का चार्ज क्या करता है तो रिपेल करता है। सेम टाइप का चार्ज रिपेल करता है, सेम टाइप का चार्ज रिपेल ही करता है, यह गलत हो जाएगा। मतलब अगर मस्ट लगा देगा तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेम टाइप का चार्ज रिपेल भी करता है और स्पेशल कंडीशन में क्या करता है, अट्रैक्ट भी करता है। इसीलिए हम लिखते हैं कि ये वाला 100% सही तभी तुम बोलोगे जब चार्ज क्या हो, पॉइंट चार्ज हो, छोटा चार्ज हो। पॉइंट चार्ज का हम फीलिंग दे रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली ये ध्यान रखिएगा कि सेम टाइप का चार्ज अट्रैक्ट भी
कर सकता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अरे बोलो यार, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक स्पेशल केस में होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉइंट चार्ज रहेगा तब तो सेम टाइप वाला क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। इसका कोई थी नहीं, मतलब अभी रहे चाहे बाद में रहे, अपोजिट टाइप वाला चार्ज हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां समझो चलो, चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी जो होगा वो तीन तरह का होगा। एक तो हो गया क्या, एक तो हो गया न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल बॉडी, और दूसरा हो गया क्या, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और तीसरा हो गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये सब छोटा लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ कंसेप्ट होता है जो कि थ्योरेटिकल आपको फंसाएगा, ठीक है। यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। तो बाकी कुछ चीज तो हम लोग पहले ही से जानते हैं क्या, कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब बाहर में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा जी, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये हम लोग जानते हैं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा, डायग्राम नहीं बनाते, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल कैसे फंसाएंगे हम आपको बता रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शुरू में बराबर था, बाद में प्रोटॉन ज्यादा हो गया। इसका दो केस है, या तो प्रोटॉन को ला करके रख दिया गया, या इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अरे एक डब्बा में 5 जो है वो व्हाइट बॉल है, समझ आ रहा है कि नहीं, और 5 जो है वो ब्लैक बॉल है। तो बाद में तुम देखते हो कि व्हाइट बॉल ज्यादा हो गया, तो इसका दो केस है, या तो तुम क्या किए कि व्हाइट बॉल को लाए, या ब्लैक बॉल को तुम रिमूव किए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां समझना, यहीं पर तुमको फंसाएगा। अभी देखो क्वेश्चन देंगे तुम फंस जाओगे। तो इस चीज को पहले समझना तुम, कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है नंबर में, लेकिन जो भी चार्ज कमी या ज्यादा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है, प्रोटॉन के ट्रांसफर के कारण नहीं होता है। जब तक कि वो बोल नहीं दे, बोल देता है तब अलग बात है। अदरवाइज किसी बॉडी पर चार्ज आएगा या चार्ज जाएगा, जो भी होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ये बताने की जरूरत नहीं कि न्यूट्रल क्यों है, तो जितना प्रोटॉन पर चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, सब फाउंडेशन में बताया था। आप जानते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर बराबर चार्ज होता है, अपोजिट होता है। क्या प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19। क्या प्रोटॉन पर ज्यादा चार्ज है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में? नो, क्योंकि अभी ने बताया है कि जो चार्ज का जो प्लस माइनस होता है वो केवल नेचर को बताता है, मैग्नीट्यूड को नहीं बताता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को आप समझिएगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर बराबर चाहता है, तो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो क्या हो गया, हाँ मतलब न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर क्या नाम ही बोलता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे जो बॉडी है उसमें प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि इसमें क्या हुआ है, प्रोटॉन आया है, ऐसा नहीं हो रहा है। इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें इतना गंदा ढंग से फंसाता है कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कैसे फंसाने का प्रयास करता है। खैर छोड़ो इसको, पहले यहाँ देख लो। उसी ढंग से नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो यहाँ भी दो केस हो सकता है, या तो इससे प्रोटॉन बाहर निकला, या फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आया। तो कौन वाला केस होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन आया। मतलब कहने का सेंस क्या है कि चार्ज जो होता है ना, या चार्ज बॉडी जो होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका रीजन क्या है ना जी, कि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में, वहां पर जो फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्स, वो मिलियंस टाइम्स ज्यादा है कूलम्बिक फोर्स के कारण। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कूलम्बिक फोर्स से बंधा हुआ होता है,
और न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण बंधा हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में बहुत कमजोर अट्रैक्शन होता है। कोलम्बिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है? बहुत कमजोर होता है। किसके रिस्पेक्ट में? न्यूक्लियर वाले के रिस्पेक्ट में। तो कहने का सेंस क्या है कि प्रोटॉन को निकाल देना इतना आसान काम नहीं है, वो बहुत 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 मुश्किल काम है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन बाहर और अंदर नहीं जाएगा। वो रेयर केस में होता है, लेकिन जब तक नहीं बोलेगा तब तक चार्ज में हम लोग किसको सोचते हैं? इलेक्ट्रॉन के आना जाना को सोचते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो चार्ज बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है, प्रोटॉन के ट्रांसफर के कारण नहीं होता है। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो इसको फंसाएगा कैसे, आगे हम इसको लिखने वाले। बोलेगा कि किसी बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज है। पहले बॉडी क्या था? न्यूट्रल था। अब बॉडी, समझना कहां फंसाएगा कि पहले बॉडी न्यूट्रल था, अब बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज है। बताइए कि इसका मास बढ़ा या घटा। तो देखो डायलेमा कैसे होगा। सोचोगे कि प्लस क्यू चार्ज दिया गया, या बोलेगा ए बॉडी इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, देन इट्स मास डिक्रीजेज इंक्रीजेज, इस ढंग से बात करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट इस ढंग से बात करेगा। तो समझना बोला है क्या, समझना फंसाया कैसे। ए बॉडी इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, तो गिवन का मतलब तो श्योर शॉट क्या तुमको दिमाग में लगेगा कि या तो बढ़ेगा या तो कांस्टेंट होगा, घटने का तो सवाल नहीं। तो देखो यहीं पर कंफ्यूजन हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि वो बोला ए बॉडी इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया। तो रियलिटी में पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया गया, नेगेटिव चार्ज निकाला गया, इलेक्ट्रॉन निकला है। और जब इलेक्ट्रॉन निकला बोलेगा गिवन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पॉजिटिव कुछ दिया नहीं गया। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने मास के साथ निकलेगा, तो उस बॉडी का मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? डिक्रीज करेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल में चार्ज के ट्रांसफर के कारण मास को बदलता हुआ नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इतना कम का है चेंज कि न्यूमेरिकली उसको क्या मानेंगे कि कांस्टेंट ही है। मगर थ्योरेटिकली आपको 100% सही जवाब देना होता है। ये बात समझ में आ रहा है? आज पहला लेक्चर है, आज वाला में क्या होगा तो शुरू में थ्योरी चलेगा पूरा, ठीक है, उसके बाद कल वाला से न्यूमेरिकल चलना स्टार्ट होगा। तो इस कहानी को समझ में, मैंने ये कहानी दिमाग में चल गया आपके क्या कि चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, मरिए जाएगा आदमी। चार्ज ट्रांसफर प्रोटॉन के कारण नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है। नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया। प्रोटॉन का इसमें कोई खेल नहीं है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि अगर जो कोई बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, सेम ही बॉडी का हम बात कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल बॉडी था और ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, यही वाला बॉडी। तो मास किसका ज्यादा होगा बताओ तो? मास जो होगा वो किसका ज्यादा होगा? न्यूट्रल वाला का। समझ में आया? क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव दिया गया, नेगेटिव निकाला गया। और ये समझ में आ रहा होगा कि अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को कर देगा इसी को, हम दूसरा बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं कि ये अलग बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, ये अलग है न्यूट्रल, वो नहीं कर रहे। एक बॉडी जो पहले न्यूट्रल था, बाद में उसको पॉजिटिवली चार्ज किया गया। एक बॉडी जो क्या था, पहले न्यूट्रल था, बाद में क्या किया गया? नेगेटिवली चार्ज किया गया। तो उसका मास क्या हो जाएगा? जब बढ़ जाएगा। ये सब आ रहा है रीजन, तो किस पे इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो जब फंसाने का पूरा उसी ढंग से प्रयास वो करता है क्या कि पॉजिटिवली मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो सेंस से आता है। समझ आ रहा है? अच्छा एक बात और बता रहे हैं, ये पढ़ा देने के बाद बच्चा के दिमाग में और रॉन्ग मिसकंसेप्शन घुस जाता है। क्या कि अगर तुम मैंने गलत कंसेप्ट घुस जाएगा। क्या जो है कि तुमको बोलेगा ना कि एक बॉडी का मास 2 kg है और उस पर क्या किया गया है कि +Q चार्ज दिया गया, तो तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा क्या कह रहे यार ये तो बतेबे नहीं किया मास कितना घटा कितना बढ़ा। वही हम बता रहे हैं हीट करके। थ्योरेटिकली ये सब सोचना,
कि चार्ज देने से बॉडी का मास बढ़ता है या घटता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकली चार्ज के ट्रांसफर से मास का कोई लेना देना नहीं। रीजन क्योंकि इतना कम का ट्रांसफर होता है कि उसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। अरे बोलो यार, तो इस चीज को आप समझिएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पहले इसको जल्दी से उतारिए, उसके बाद हम देखते हैं बोर्ड भर के। जल्दी उतारिए, जल्दी। तो देखो जी, चार्ज के बारे में तो हम लोग देख लिए। अब क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम समझना। 3 एलिमेंट्री पार्टिकल होता है ना जी, कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। अब तो ये भी हो गया है कि क्वार्क भी आ गया है जो इससे भी छोटा होता है, लेकिन अभी उसको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है ना कि देखा गया है कि क्वार्क से मिल करके एलिमेंट्री पार्टिकल बन जाता है, ये सब बन जाता है, लेकिन इसको तोड़ करके क्वार्क नहीं बनाया गया। इसलिए क्या है कि अभी उस पर एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं। अभी भी आपके लिए एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन का आप जान रहे हैं, कुछ बताने का जरूरत नहीं है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इसका चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा? चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करेंगे या प्लस ई से रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, ये बराबर होगा किसके? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यूनिट होता है कूलम, ऐसा यूनिट चार्ज का। ठीक है, वो आप जान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का भी अगर मास के बारे में बात करिएगा तो हो जाएगा कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो माइनस ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और इसका मास जो होता है वो अप्रोक्स इतना ही होता है। थ्योरेटिकली क्या होता है कि प्रोटॉन और इतना नहीं होता है। थ्योरेटिकली न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से भी ज्यादा होता है थ्योरेटिकली। न्यूमेरिकली प्रोटॉन का मास जो होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बराबर होता है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। इसमें कुछ है नहीं। और ये वाला क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो सबसे छोटा बॉडी जो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन। सबसे छोटा बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन। सबसे छोटा बॉडी जो नेगेटिवली चार्ज है, कौन? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज आप समझिएगा कि इस चार्ज से कम चार्ज अभी तक किसी पर नहीं पाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि क्वार्क वगैरह में हो जाता है, लेकिन क्वार्क आपको अभी सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए ये चार्ज जो है वो सबसे छोटा चार्ज है। इसलिए इस सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये चार्ज जो है क्या है? सबसे छोटा चार्ज है। मैंने कहने का सेंस क्या है कि किसी बॉडी पर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट चार्ज अभी किसको देखा गया है? 1.6 इंटू 10⁻19 को ही प्लस माइनस के साथ, मतलब इससे कम चार्ज किसी बॉडी पर नहीं रह सकता है। बस इतना ही अभी तत्काल ध्यान रखना। समझ आ रहा है? क्या प्रोटॉन पर चार्ज ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में? नहीं, दोनों क्या है? बराबर है, बस केवल साइन क्या है? उल्टा है। और इससे कम चार्ज किसी पर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके आगे हम लोग डील करने वाले हैं चार्ज का प्रॉपर्टी, तो उसको बता रहे हैं। अरे बोलो यार। ठीक है, तो अभी तक यही याद रखना है कि इससे कम
चार्ज आपको किसी भी बॉडी पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब चार्ज प्रॉपर्टी तुम पढ़ोगे, इसका जरूरत पड़ेगा, वो आगे बता रहे हैं। इसका पहला चार्ज प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझना, आज का क्लास थ्योरी ही चलेगा, कल से न्यूमेरिकल वाला डील होगा थोड़ा सा। कोई भी चैप्टर जो है ना, वो पहला क्लास जो होगा वो थ्योरी ही चलेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ना है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। क्या? क्वांटाइज्ड के बारे में पढ़ना होगा, क्वांटा के बारे में पढ़ना होगा, टुकड़ा के बारे में पढ़ना होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको पहले समझ लेते हैं कि क्यों ये ऐसा है। तो एक चीज समझिएगा कि मान लिया जाए कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, तो इससे आप किसको निकालिएगा? प्रोटॉन को निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन को, या डालिएगा भी इलेक्ट्रॉन को। तो इससे अच्छा ये चीज समझ में आ रहा है ना कि अभी तक हम लोग को ये मानना है कि ये वाला जो है वो इनडिविजिबल है। ये अभी आपको मानना है, हालांकि क्वार्क वाला में हो गया है, लेकिन क्वार्क यही ना बता रहे हैं कि इसको तोड़ के क्वार्क नहीं बनाया गया, क्वार्क के जोड़ करके ये बना लिया गया, लेकिन इसको तोड़ करके नहीं बनाया। ये बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग को यही एलिमेंट्री मानना है। और अभी ये मानना है कि प्रोटॉन टूटता नहीं है, इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है, न्यूट्रॉन टूटता नहीं है। तो ये इस समझ में आया कि ये इंडिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम किसी भी बॉडी से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, या तो तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन तुम नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ गया कि इससे तुम चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर निकालोगे, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर निकालोगे, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर निकालोगे। इसके बीच में नहीं निकाल सकते। 2.75 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो चार्ज तुम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर निकालोगे या लाओगे, या 2 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उतना निकालोगे या लाओगे, या 3 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना लाओगे या निकालोगे। उसके बीच में ला सकते हो क्या? इसका मतलब किसी बॉडी पर चार्ज या तो प्लस ई होगा या माइनस ई होगा, या प्लस 2e होगा माइनस 2e होगा, या प्लस 3e होगा माइनस 3e होगा, माने इंटीजर टाइप का ही होगा। जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन, तो हो सकता है 1.5 आदमी आ रहा है, ऐसा हो सकता है जी कि 1.5 पर्सन जो कि है आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो यही वाला बता रहा है। इसका मतलब समझ में आया तुमको कि आदमी भी जो है वो क्वांटाइज है। अगर नंबर ऑफ पर्सन तुम देखो तो क्वांटाइज है, या तो एक या तो दो। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूअस फेज में नहीं रह सकता, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, इसके बीच में कुछ नहीं। रियल नंबर क्वांटाइज नहीं है, क्योंकि 1 के बाद कौन रियल नंबर है? तो तुम 1.1 बोलोगे तो उसके बीच में भी बहुत सारा है। 1.01 बोलोगे उसके भी बीच में। सबसे पहले तो ये समझ जाना है ना, चार्ज को तुम छोड़ दो, सबसे पहले ये समझ जाना है कि क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग है। तो क्वांटाइजेशन का सिंपली मीनिंग है क्वांटा, टुकड़ा में। समझ आ रहा है कि नहीं? कंटिन्यूअस इंटीजर, ये क्वांटाइज है कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसके जस्ट बाद और जस्ट पहले तुम बता दे सकते हो वो चीज क्वांटाइज है। अरे बोलो यार। और जिसके जस्ट बाद माने जस्ट बड़ा और जस्ट छोटा नहीं बता सकते हो वो क्वांटाइज नहीं है, वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है। ये बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को आप समझिएगा। बोलो यार, ये कि नंबर ऑफ पर्सन क्वांटाइज्ड है या नहीं है? क्वांटाइज्ड है, क्योंकि 1 के बाद 2 ही होगा। तुम्हारे कितने दोस्त हैं? 3.5 दोस्त, ऐसा बोलते हो तुम? तो इस चीज को आप समझिएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब सिंपल सा मतलब है, क्वांटाइजेशन का मतलब टुकड़ा हुआ टाइप। अच्छा एक बार बता, क्वांटाइजेशन का मतलब डिस्क्रीट हुआ या कंटिन्यूअस हुआ? डिस्क्रीट, अलग अलग। ये बात समझ में आ रहा है? इंटीजर क्वांटाइज्ड है, क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2 ही इंटीजर है, 2 के बाद 4 से जस्ट बड़ा इंटीजर बताओ।
4 से जस्ट छोटा इंटीजर बताओ 3। तो जिसमें भी तुम जस्ट बड़ा जस्ट छोटा बता सकते हो वो क्वांटाइज्ड। सिंपल सा मीनिंग ये है। पहले तो इसको फिजिकली फील कर लो, क्योंकि यहां पर है, फिर मॉडर्न फिजिक्स में भी क्वांटाइजेशन का यूज समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक जगह समझोगे तो सब जगह क्लियर होगा। कोई भी चीज रियल नंबर क्वांटाइज्ड है कि नहीं? चलो कोई सोच रहा है कि क्वांटाइज्ड है, मान लो कि कोई सोच रहा है, तो बताओ तो एक के बाद जस्ट बड़ा रियल नंबर क्या है? 2 है जस्ट बड़ा रियल नंबर। रियल नंबर भी भुला गया। ये समझ आ रहा है कि एक के बाद रियल नंबर कंटिन्यूस नहीं चलेगा जी, एक के बाद जस्ट बड़ा बताओ। तो कोई बोलेगा 1.1, नहीं उसके बीच में 1.01 भी है। तो कोई बोलेगा 1 के बाद 1.01 है, तो हम बोलेंगे 1.001 है। तो इसका कोई एंडिंग है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को पहले आप समझ जाइए कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ बटा हुआ टुकड़ा में। समझ आ रहा है? इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन इसका मीनिंग नहीं होता है रियलिटी में। इसका क्वांटाइजेशन का रियल मीनिंग यही है कि वो आपको टुकड़ा में मिलेगा, इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहां पर तुम देखिए, ये समझ में आया कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है? क्योंकि तुमको चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर मिलेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, उसके बीच में कुछ नहीं मिल सकता। अरे बोलो यार। तो ये आप समझ गए होंगे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मतलब इससे कोई कहेगा कि सुनिए ना भैया, हमको 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे दीजिए ना चार्ज, तो बोलेगा नॉट अवेलेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा। तो ये हम समझ गए कि Q का जो वैल्यू होगा किसी भी बॉडी पर, वो प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर होगा। ये समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर क्या होगा? माइनस होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना, तुम क्या बोलने जा रहे हैं कि जब बड़ा चार्ज होता है तब उतना चार्ज होगा या नहीं होगा ये नहीं सोचना है। जैसे कि आपको बोल दिया किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, तो तुम ये नहीं सोचना कि 1 कूलम हो सकता है या नहीं हो सकता। बड़ा चार्ज है तो वो चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन जब छोटा चार्ज रहे 10⁻−18 के टर्म में, 10⁻17 के टर्म में, तो ये सोचना रहता है कि ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। बड़ा चार्ज रहेगा तब उसको सोचना नहीं। बड़ा चार्ज में भी सोचा जा सकता है, लेकिन उसका यूज नहीं है आपके लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक ऐसा सवाल पूछ देगा कि किसी बॉडी पर इतना चार्ज है, बताइए ये सही है या गलत है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन क्या इस टाइप का उस पर एग्जिस्ट कर रहा है। कैलकुलेशन किया, सपोज तुमको आ गया कि किसी बॉडी पर चार्ज 100.2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बताइए तो वो सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि या तो 100 होगा या तो 101 होगा। अरे बोलो यार। तो ये, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि दिमाग में बार बार ये नहीं चलते रहना चाहिए तुमको कि दे दिया है कि किसी बॉडी पर 5 कूलम चार्ज है, 5 माइक्रो कूलम चार्ज है, तुम सोच रहे हो पता नहीं ये चार्ज होगा कि नहीं होगा। ये सब नहीं दिमाग में चलना चाहिए। समझ में आया? कब ये दिमाग में चलेगा? जब क्वेश्चन का इंटेंशन ही तुमको पता चल रहा है कि वो पूछ रहा है किस बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं, तब तुम्हारा दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, दिया हुआ है कि ए बॉडी है 8 × 10⁻−18 कूलम। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये कम चार्ज का ना बात कर रहा है, 10⁻18, 10⁻17 इस ढंग से बात करेगा। 10⁻−20 तो होगा ही नहीं। -20 में कहने का सेंस क्या हुआ कि इससे कम नहीं होगा। कोई बोल देगा क्या 8 मतलब 1.6 × 10⁻−19 है ना, कोई बोल देगा 1.6 × 10⁻−20 है, तो इससे कम हो सकता है कि नहीं? कम तो नहीं हो सकता है, ज्यादा भी श्योर शॉट है तुम नहीं हो कि होगा ही। अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे ज्यादा हर चार्ज हो ही जाएगा, ऐसा पॉसिबल मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन वो सिंपली समझो, यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉडी के पास इतना कूलम चार्ज है, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो बस हम लोग इसमें ये पता कर लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ। अगर वो इंटीजर टाइप का ट्रांसफर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर नहीं होगा तो बोलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसमें देखिएगा, तो
Q इक्वल टू यानी से हम लोग क्या करेंगे, n कैलकुलेट करेंगे। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस से लेना, माइनस रहेगा तो माइनस लेना, बाकी आया गया वो तो हम लोग खुद ही देख लेंगे। तो Q का वैल्यू कितना दिया, 8 × 10⁻−18 है ना जी। E को इधर फेंक दो तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 इक्वल टू n। तो ये वाला हो गया 10 और इससे हो गया 5, तो n का वैल्यू कितना आ गया 50। ये इंटीजर है कि नहीं है, इसका मतलब इतना चार्ज किसी पर एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन ये देता कि 8.2 × 10⁻, कुछ भी -18, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि Q का वैल्यू इतना आपको बताना है कि ये होगा या नहीं होगा। तो कैसे करिएगा, तो n का वैल्यू करिएगा तो Q बताइए, Q इक्वल टू n, तो Q हो गया 8.2 × 10⁻18 और बाई E, तो E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, तो ये वाला तो ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, इससे ये कर दो तो ये हो गया 8 और ये हो गया 41, ये ना जी, तो 410/8, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो इसको कर लीजिएगा 5 20/4, तो ये कितना हो गया 51 पॉइंट। जैसे पॉइंट आ गया तो आपका दिमाग में क्लिक कर लिया होगा कि ये वाला होगा या नहीं होगा, नहीं, इसका मतलब इतना चार्ज पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ तो, इतना कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, यही इसीलिए दिए हैं कि तुम तुरंत इसको देखोगे या बोल दोगे नहीं, तुमको फंसाने के लिए दे सकता है। तो समझ आ रहा है, तो तुमको क्या करना है कि पहले n का वैल्यू कैलकुलेट करना, ये सबसे अच्छा होता है। इसको देख के डायरेक्ट नहीं बोल देना, क्योंकि यहाँ भी तो अपना रोल अदा करेगा। ये हो गया 160 × 10⁻20, समझ आया, इसीलिए दिए कि तुम तुरंत एकदम मुंह से निकालोगे नहीं, क्यों, क्योंकि 10⁻90 से तुमको कम दिखेगा, वो फंसाने के लिए दिया है। यहाँ तो देख लेते, समझ आया, एग्जाम में ऐसे ना फंसा लेता है। E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, तो ये समझ रहे होगे कि यहाँ से कटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये वाला गया तो ये भी 10 खत्म हो गया, यहाँ से देखो 10, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम बस ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि इसको देख करके तुम डिसाइड नहीं कर लेना। हाँ, ये रहता कि 1.6 × 10⁻, कम वाला -20, तो ये बराबर हो गया, तो ये कम है तो कम है। अरे बात समझ में आ रहा है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा है वो अगर इंटीजर है तो पॉसिबल है, इंटीजर नहीं, अरे यार बोलना चाहिए था ना, जो गलती से छूट जाए तो बोलना। तो ये वाला क्या होगा कि ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक चीज समझिएगा एकदम शांति से। पहला तो ये समझ गए कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, अरे बोलो यार। अब इस चीज को समझिएगा, देखो थ्योरी वाला में यही प्रॉब्लम होगा कि तुम थ्योरेटिकली 100% सही बात पढ़ोगे और न्यूमेरिकल में 100% सही वाला एप्लीकेबल नहीं करोगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत का वेरिएशन होगा, लेकिन उतना वेरिएशन कम है कि नेग्लेक्ट करके चलोगे, अदरवाइज कैलकुलेशन ही इतना लेंदी हो जाएगा कि दिक्कत हो जाएगा। तो पहला चीज समझना, जो अभी बोलने जा रहे हैं, ये सब तो बहुत बार पूछे हुए, जो बोलने जा रहे हो पूछा नहीं, एकदम पूछेगा, इसको ध्यान देना कि चार्ज प्रॉपर्टी में हम लोग पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे यार इस ढंग का कभी भी कुछ हो तो बोल देना कि सर लिखा हुआ छूट गया है। तो ये चीज समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो इसमें एक चीज समझिएगा आप कि ये सीख लिए हम लोग कि चार्ज क्या है, क्वांटा के फॉर्म में है, माने अलग अलग फॉर्म में है। तो बताओ तो चार्ज डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? डिस्क्रीट है। अब समझना, एकदम ध्यान से समझना। पहले तुम इसको देखो कि दो तरह का बात है, एक हो गया माइक्रोस्कोपिक और एक क्या हो गया मैक्रोस्कोपिक। इस चीज को आप समझिएगा जी। पहले माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ना कि एकदम अंदर में घुस करके एकदम एटम लेवल तक पहुंच करके तुम देखो। माइक्रोस्कोप कभी भी इस चीज का ध्यान देना, माइक्रोस्कोप नाम ही नहीं बता रहा, माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रो के स्कोप तक तुम देखो। अरे बोलो यार। तो
माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ कि तुमको एकदम 100% सही बात बताना है, घुस के एकदम देख करके एटम के लेवल पर। तो एटम के लेवल पर जब आप घुस करके देखते हैं तो चार्ज आपको क्या दिखता है, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट दिखता है। तो इस चीज को समझिएगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में चार्ज जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? अरे बोलो यार। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक मतलब हुआ ऊपर से आप देखिए, तो जब ऊपर से देखिएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह ढेर सारा, वो आपको अलग अलग दिखता है क्या? वो तो एक समराइज फॉर्मेट में ना दिखता है जी। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जिस ढंग से आप फिजिकली यूज करते हैं, जिस ढंग से आपको दिखेगा, आप यूज करते हैं, तो बाहर से क्या आपको वो अलग अलग दिखेगा पूरा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये समझ में आया कि इसमें है जो कि आप कैसे यूज करिएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करिएगा। ये बात आपको समझ में आया? माइक्रो का मतलब वो एकदम घुस के देखो अंदर तक, तो चार्ज क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ कि तुम घुस के नहीं देखो, ऊपर से देखो क्या पता चल रहा है। तो ऊपर से देखोगे तुमको एटम दिखाई देगा, तुमको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो तुमको कोई भी चीज अप्लाई करना रहेगा तो तुम चार्ज को मानोगे कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को समझना कि अगर पूछ देगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज क्या है, तो कंटिन्यूअस। अरे एक चीज तुम समझना, ये बॉडी क्या है पहले ये बताओ, ये बॉडी कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? ये बॉडी तुमको क्या दिख रहा है, डिसकंटिन्यूअस, छेद दिख रहा है तुमको? दिल में दर्द है, छेद नहीं है। तो क्या समझ रहे कि ये बॉडी क्या है, कंटिन्यूअस तुमको दिख रहा है? अरे बोलो यार। जबकि ये तो तुमको पता है कि एटम से बना हुआ होगा, एटम से बना हुआ होगा तो अलग अलग एटम ना होगा जी। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बॉडी को तुम देखोगे, माइक्रो घुस करके, तो डिसकंटिन्यूअस है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो ये कंटिन्यूअस है। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे हम लोग का बॉडी जो है ना वो 99.99999% जो है वो हॉलो है, तुमको दिखता भले नहीं। तो जो जिसको तुम देख रहे हो ना, ये खूबसूरत परी, वो खाली है, भरा हुआ नहीं है। अरे हम उसके दिमाग खाली है ये नहीं बात करें, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है? हम बॉडी का बात कर रहे हैं कि कभी भी ऐसा लगे ना करे यार क्या, एकदम समझ रहे हो ना तुम, तो तुम समझ जाना। कोई दोस्त बोले ना कि अरे देखो ना ऐसा, तो कहना बे खाली है, समझ आ रहा? तो इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ समझिएगा। अच्छा एक चीज और समझना, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर। तो ये माइक्रोस्कोपिक पर भी देखिएगा नंबर ऑफ पर्सन तो खाली है, सॉरी मतलब डिसकंटिन्यूअस है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी नंबर ऑफ पर्सन का बात करें, एक पर्सन का नहीं, एक पर्सन को देख रहे हो तुम, तो माइक्रोस्कोपिक घुस के देखोगे तो क्या है, वो डिस्क्रीट है। लेकिन अगर बाहर से देखोगे तो कंटिन्यूअस है। तो तुमको कंटिन्यू क्यों दिखाई देती है, क्योंकि तुम बाहर से देख रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले जाकर देखोगे खाली है। समझना, हम बस तुमको खाली एक यूजुअल बात बताना चाह रहे हैं कि लगभग चीज, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक पर जाते हैं तो अलग अलग हो जाता है लगभग चीज। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक में आपको दिखता है, जो दिख रहा है वही बताना। तो एक आदमी कंटिन्यूअस दिखता है तो कंटिन्यूअस होता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? लेकिन हम बोल रहे हैं, हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे, हम नंबर ऑफ आदमी बात, 5 आदमी है तो क्या दिख रहा है तुमको, अलग अलग कि सेम दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है 5 आदमी। तो माइक्रोस्कोपिक में भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अरे माइक्रो का मतलब जो तुमको दिख रहा है इसे, समझ आ रहा? माइक्रो का मतलब हो गया कि एकदम एटम के लेवल तक पहुंच के करो। खैर छोड़ो, बहुत नौटंकी हो गया। हम ओवरऑल यही बताना चाह रहे हैं, यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बच्चा के दिमाग में क्या सेट रहता है कि चार्ज क्या है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब चार्ज क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कब तक? माइक्रोस्कोपिक तक। जब तक नहीं बोलेगा माइक्रोस्कोपिक ही समझोगे तुम थ्योरेटिकल में। लेकिन अगर जो पूछ दिया कि इन
माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस। तो वहां पर तुमको फंसा सकता है, फंसना नहीं। अरे बोलो यार। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है। तो आगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, सुनना इधर, आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा और किसी बॉडी पर बोल देगा क्या कि प्लस क्यू चार्ज, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये नहीं सोचना कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इलेक्ट्रॉन वर्जन पर नहीं देखेंगे। प्लस क्यू चार्ज अगर बोल दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसा मानना तुम कि सब जगह पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, डिसकंटिन्यूअसली नहीं। अरे बोलो यार। तो इस चीज को आप समझिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? हालांकि वो उतना डीप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम खाली ऐसे ही बता दे रहे हैं। अभी आपको क्या बोले? माइक्रोस्कोपिक, इसका क्या मतलब है? एकदम एटम के लेवल तक घुस करके। अच्छा, कभी आपको बोल देगा कि माने एक तरह से क्या हो गया कि छोटा फॉर्मेट में एकदम पूरा छोटा फॉर्मेट, मतलब कितना कितना छोटा? तो मतलब हाँ, एटम के लेवल तक का, क्योंकि न्यूक्लियस से छोटा साइज का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन अच्छा, एक बहुत छोटा सा पूछेगा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल इज डिफाइंड फॉर, और उसका ऑप्शन ए में देगा 10 to the power -20 मीटर, 10 to the power -12 मीटर, 10 मीटर, 10,000 मीटर। क्या होगा बताओ तो? 10 to the power -12 क्यों बोला? रीजन 10 to the power -20 बोले तो न्यूक्लियस का भी जो साइज होता है वो फर्मी मीटर में होता है, 10 to the power -15 में। तो 10 to the power -15 से कम साइज का तो कोई मतलब ही नहीं। अरे बोलो यार। तो 10 to the power -20 जो दिया तो न्यूक्लियस से भी कम हो गया, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। माने थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन मतलब रियल लाइफ में कोई उसका मतलब नहीं। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन 10 to the power -12 देखते हो तो समझ में आ रहा है कि वो एंगस्ट्रम के आसपास में आएगा। 10 to the power -15 से ज्यादा ना हुआ जी? अरे बोलो जी। तब है जो कि वो किस में आएगा? माइक्रोस्कोपिक में आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? 10 मीटर तो लंबा ना हो गया जी। 0.1 मीटर भी कहता तो बड़ा होता, तो वो सब किस में आ जाएगा? माइक्रो में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। एज यूजुअल हम बात बताएं कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब आपको समझ जाना है ना कि आप किस जोन में बात कर रहे हैं, एंगस्ट्रम वाले लेंथ में बात कर रहे हैं। सर 10 to the power 19 से कम एग्जिस्ट नहीं करता है। 10 to the power -1000 भी एग्जिस्ट करता है थ्योरेटिकली। 10 to the power -15 से कम लेंथ का कोई भी चीज का मायने नहीं है। ये चार्ज है बउआ, ये मीटर नहीं है। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन का हम बोले हैं कि साइज है 10 to the power -19 होता है। नहीं। ये बात बोले हैं हम। अरे उस पर चार्ज है जो कि 10 to the power -19 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कंफ्यूज मत होना जी कि सर यहाँ पर तो आप बताया 10 to the power -19 और वहां पर तो 10 to the power -15 का बात कर रहे हैं। हम चार्ज का बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उसके साइज का बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो इसमें तो और कुछ नहीं बता पाए, थोड़ा सा नहीं हो गया। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? फिर से चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंटिन्यूअस है। हम लोग जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें चार्ज को कंटिन्यूअस मानेंगे कि डिसकंटिन्यूअस मानेंगे? कंटिन्यूअस मानेंगे। न्यूमेरिकल बनाओगे मतलब क्या है कि बॉल पर चार्ज है, किसी बॉडी पर चार्ज है। समझ आ रहा है कि नहीं? पॉइंट मास भी जो बोलता है ना, या पॉइंट चार्ज, तो वो भी इतना छोटा नहीं होता है कि एटम के लेवल पर पहुंच जाए, वो भी एक साइज होता है। अब बोलो जी। तो ये चीज आप समझिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दिमाग में तुम देखना बच्चा बैठा हुआ था, तुमसे अगर नहीं पढ़ाते तुमको बोलते कि चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या है, बच्चा सुनिए नहीं रहा ये सब कुछ। वो सुन लिया है चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। उतारिए नहीं भी, चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। मतलब समझ गया कि डिसकंटिन्यूअस है, उसको कुछ भी बोलिए वही बात बोलता है। अच्छा, बिना ये बोलेगा तो कि माइक्रोस्कोपिक ये नहीं लगाएगा, तब क्या बोलोगे? चार्ज कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि बिना कुछ बोल रहा है, इसका मतलब वो 100% सही बात पूछ रहा है। ये बात समझ में आया? तो ये पहला प्रॉपर्टी था किसका? हाँ, चार्ज का पहला प्रॉपर्टी था कि चार्ज क्या था? क्वांटाइज्ड रहता है नॉर्मल फॉर्मेट में। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लगा देगा तब उसको क्या बोलिएगा कि कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होता है चार्ज। अरे समझ में आया? तो और ये
समझना, हम बार बार इस देखो थ्योरी और न्यूमेरिकल को एक साथ लेके चलने में यही प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी में 100% बात सही बोला जाता है और न्यूमेरिकल में 100% बात सही पर नहीं क्वेश्चन बनाया जाता है। ये कैसे बताया कि ये चार्ज, तो चार्ज जब 10 पर -18 -19 -17 के टर्म में रहेगा तब तुम सोचना कि हो सकता है या नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन के इंटेंशन से पता चल जाएगा। लेकिन अगर दे दिया कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो फिर ये नहीं सोचना कि वो चार्ज होगा कि नहीं, वो चार्ज है उसको अप्लाई करना है। अरे बात समझ में आ रहा है? तुमको पढ़ा दिया गया कि चार्ज देने या लेने से क्या होता है, मास घटता बढ़ता है। न्यूमेरिकल में तुम सोच रहे हो कि 2 kg वाला होगा, आधा kg तो नहीं हो गया होगा, ऐसा नहीं सोचना। अरे समझ में आ रहा है? थ्योरेटिकल एक अलग चलता है, न्यूमेरिकल जो होगा वो अलग चलेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को आप समझिएगा। तो चलो पहला हो गया। दूसरा देखो, चार्ज का प्रॉपर्टी यहां पर हम लिख देते हैं। दूसरा चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है ना कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, या ऐसे बोलते हैं विदाउट रेस्ट मास। मतलब कहने का सेंस क्या है जी, सुनना, चार्ज बिना रेस्ट मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब जिस बॉडी का मैंने ये है, ये रेस्ट में, तो इसमें मास है कि नहीं? ऐसे एक चीज ओवरऑल यही जानना, सब में मास होता है फोटोन को छोड़कर। फोटोन ही एक ऐसा है जिसमें कि रेस्ट मास नहीं होता, मूविंग मास होता है। फोटोन में रेस्ट मास नहीं होता, मैंने रुका हुआ है तो उसका मास नहीं। हालांकि ये भी बोलना गलत है, फोटोन रेस्ट में रहबे नहीं करता है, लेकिन थ्योरेटिकली यही होता है कि फोटोन का रेस्ट मास 0 है और जब मूव करता है तो उसमें मास आता है। बस यहां पर केवल इतना बताया जा रहा है कि जिस बॉडी का मास नहीं है उस पर चार्ज नहीं रह सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके बस केवल एक ही सबसे अच्छा एग्जांपल है, कौन? फोटोन। ये क्या आपसे पूछेगा, समझना, हंसाएगा कैसे? फोटोन, पहला छोटा सा क्वेश्चन, फोटोन पर चार्ज दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास होता ही नहीं है। इसका मास है तो इस पर चार्ज दिया जा सकता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इस पर चार्ज है तो इस पर मास दिया जा सकता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोन पर चार्ज दिया। पहला चीज ध्यान रखना, यही पूछबे करेगा, फोटोन के बारे में पूछेगा, तो फोटोन पर चार्ज दिया नहीं जा सकता। अब दूसरा क्वेश्चन समझना, ए फोटोन इज पास्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, ए फोटोन इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल डिफ्लेक्ट और नॉट डिफ्लेक्ट, देन इट विल नॉट डिफ्लेक्ट। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसी पर फोर्स लगा सकता है जिस पर चार्ज हो, और फोटोन पर तो चार्ज दिया ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब फोटोन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये सब फोर्स नहीं लगा सकता है, इसका मतलब अनडिफ्लेक्टेड पास होगा। अरे बात समझ में आया? तो क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके वो फंसाएगा। तो रुको पहले सुनो, इस चीज को समझ में आया? पूछना हो तो हाथ पे खड़ा करना, उसके बाद बीच में बोल दोगे इंटरप्ट गड़बड़ा जाएगा। ये बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? फोटोन पर चार्ज क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि उसका रेस्ट मास 0, अभी याद करो इसे। तो फोटोन का रेस्ट मास 0 है, इसलिए उस पर चार्ज नहीं दिया जा सकता है। और तुमको शुरू में ही बताए कि चार्ज रहेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स एक्ट करेगा। अरे बोलो यार, तो फोटोन पर चार्ज नहीं दिया जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसका रेस्ट मास नहीं है, और जब तक चार्ज नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगा सकता, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगा सकता है। इसका मतलब क्या समझे कि फोटोन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता। जब फोर्स नहीं लगाएगा तो अनडेविएटेड पास होगा। ये पहले समझ में आया? तो ये एकदम स्पेशली फोटोन पर ही तुमको पूछ करके फंसाएगा, तो इस चीज पर एकदम ध्यान दीजिएगा यार। तो ये समझ जाना कि फोटोन का रेस्ट, क्या हम बोल रहे हैं जी, फोटोन का मास 0 होता है, रेस्ट मास, जब तक फोटोन रेस्ट में है उसका मास 0 है। थ्योरेटिकली यही बोला था, रियलिटी तो यही है कि फोटोन रेस्ट में रहता ही नहीं, फोटोन है मतलब चल रहा है। लेकिन थ्योरेटिकल पूछेगा तो भाई फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है, और फोटोन का मूविंग मास होता है, वो मॉडल में पढ़ना है। तो रेस्ट मास इसका क्या है? 0। अब चूंकि इसका रेस्ट मास 0 है, इसका मतलब इस पर आप चार्ज नहीं दे सकते, तो ये चार्ज नहीं किया जा सकता है।
और जब चार्ज नहीं करेगा तो ये समझ में आ गया होगा कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इतना हो गया, थोड़ा सा देख लो आप यहाँ पे ये सब में अरे कुछ नहीं है, सीधे चार तो क्वांटाइज तो होता है, बता दिए क्या है Q इक्वल टू एनी के टर्म में का। एक चीज समझना जी, इसका यूज ये ध्यान रखना, दिमाग के अलमारी में कैसे सेट करोगे। अरे कभी किताब सेट करना है तो एक तो हुआ कि सब किताब एक ही जगह पर है, एक क्या हुआ तुम अरेंज कर दिया फिजिक्स का यहाँ, केमिस्ट्री के यहाँ, बायो के यहाँ, तो उससे आसान ना होता। बहुत ने बोला फिजिक्स की किताब तो वहां पर चल गए। तो दिमाग में इसको कैसे डालना है ताकि जरूरत पड़े तो तुम वहां पहुंच जाओ। तो क्या करना है, इसको कैसे डालना है कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेगा तो तुमको समझ जाना है कि इसका मतलब Q इक्वल टू एनी से बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो समझ ना, जैसे ही तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा तो अटैच हो जाना चाहिए कि Q इक्वल टू एनी से होता है, इसको यूज कर लोगे। Q इक्वल टू एनी बहुत छोटा सा है फॉर्मूला, लेकिन क्या होता है ना कि जब जरूरत पड़ता है उसी समय बच्चा को ध्यान नहीं आता। तो इस चीज को समझिएगा कि कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा तो आपको कहां पहुंचना है, किसके पास पहुंचना है, Q इक्वल टू एनी के पास पहुंचना है, तो तुमको जवाब मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चार्ज वाला जब भी बात करेगा तो समझ आ रहा। बच्चा तुम देखोगे क्या कि बोला कि कोई भी चीज में अगर डायरेक्ट Q देकर करके ई पूछता है तो बच्चा बता देता है, दिमाग में आ जाता है। लेकिन वो घुमा करके देता है ना, बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको लगता है कैसे निकलेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखिएगा कि इसका बहुत अहम रोल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो यहाँ तक पहुंचना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? खैर छोड़ो, ये समझ में आया। ये वाला एक तो समझो कि एक तो पूछ सकता है ये कि किसी बॉडी का रेस्ट मास 0 है तो क्या उस पर चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब फोटोन वाला हम बताएं आपको कि कैसे फंसाएगा कि फोटोन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है कि नहीं, सीधे बोलेगा। या अच्छा से और प्यार से कैसे पूछेगा कि ये फोटोन इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बताओ कि वो किधर डेविएट करेगा। तो फोटोन पर तो चार्ज ही नहीं दिया जा सकता, चार्ज रहेगा तब ना फोर्स लगेगा। अरे बोलो यार, इस चीज को समझिएगा। हाँ बोलो छोटू, क्या बोलना चाहते जल्दी बोलो। सर हो गया हो गया, पहले पढ़ाने देना। देखो बीच में बोल दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। हम पढ़ा देंगे ना तो रेयर एंड रेयरेस्ट केस में कोई पॉइंट छूटा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले उस टॉपिक को होने देना, उसके बाद पूछना। चलो आगे देखते हैं। एक चीज और देखना जी, इनवेरिएंट चार्ज का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये इनवेरिएंट है। नाम क्या बोल रहा है? वेरिएंट, बदल रहा। इनवेरिएंट अंदर आके बदल रहा है। तो वेरिएंट का मतलब बदल रहा, इनवेरिएंट का मतलब नहीं बदल रहा। तो ये क्या बोला कि चार्ज जो है ना वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि ये वाला है, काइनेमेटिक्स नहीं बताया था, तो ये पेन है, हम ऐसे चलते हैं तो तुमको लगा कि ये मूव किया और हम देखे तो हमसे इतना ही दूर पर था तो ये रेस्ट में था। तो ये हो गया फ्रेम डिपेंडेंट। मोशन और रेस्ट क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट कि फ्रेम इंडिपेंडेंट? फ्रेम डिपेंडेंट, जो देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ये वाला यही लिखा गया है क्या कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, मतलब ये वैरी नहीं करता है। चाहे किसी फ्रेम पर बैठ करके देखो, अगर तुम बैठ के देख रहे हो तो अगर तुमको 1 कूलम दिखाई दे रहा है तो कोई नाच के भी देखेगा तो 1 कूलम दिखाई देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई हवाई जहाज पर भी चल के देखेगा तो 1 ही कूलम दिखाई देगा। इसका सेंस यही हुआ, किसी भी फ्रेम से बैठ करके देखिएगा, कहीं से भी देखिएगा, कभी भी देखिएगा तो वो बराबर ही दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये यही बोल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको पूछेगा कि इस पर चार्ज जो है वो अर्थ पर 5 कूलम है तो मून पर ले जाया गया उसको, फिर उसके बगल में बैठ करके, उस बॉडी के बगल में बैठ करके डिनर किया गया, तो बताइए कि उसका चार्ज क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? उतना ही रहा। ये बात समझ में आया? तो इस चीज को आप समझिएगा कि ये वाला क्या होता है जी कि डजंट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। हाँ, या फ्रेम जो बोलिए, फ्रेम ही लिख देते। समझ आ रहा है कि नहीं? तो फ्रेम पर तो डिपेंड नहीं है करेगा, लोकेशनों पर नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा
हाँ, चार्ज विदाउट मास के नहीं रह सकता है। तीसरा इनवेरिएंट है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, यहाँ एक चीज समझना जी, हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बॉडी, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मिसकंसेप्शन जनरेट हो जाता है। इसलिए इसको समझिएगा कि हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये यही बोलता है कि इस यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व है, ठीक है। इस यूनिवर्स का चार्ज क्या है? कंजर्व है। मतलब टोटल चार्ज जो है ना वो क्या है? हाँ, टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स, ये क्या है? कंजर्व्ड है, या बोलो कांस्टेंट है, जो भी बोलो, कंजर्व्ड है या फिक्स्ड है, जो भी बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को आप समझिएगा। मतलब कहने का सेंस क्या हो गया कि अगर कहीं पे चार्ज बढ़ रहा है तो ये फिक्स है कि दूसरा पर चार्ज घट रहा होगा, एकदम श्योर सर। किसी पार्टिकुलर जगह पर चार्ज आप बढ़ा तभी सकते हैं जब दूसरे में चार्ज क्या हो जाए? घट जाए। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक जगह पर चार्ज बढ़ाओगे तो दूसरा जगह पर चार्ज उतना ही रह जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को समझिएगा, सिंपल सी बात है। और बाकी और बहुत सारी चीज हम बता रहे हैं, जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक दूसरा बॉडी होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इससे, जैसे मान लो सपोज करो कि न्यूट्रल है, एक बात बता रहे हैं, इसे कुछ भी रह सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को मान लिया उधर ले गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज घटा, तो इधर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बढ़ गया, तो ओवरऑल उतना ही ना रह गया। तो इस चीज को समझिएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्योंकि शुरू में कंफ्यूजन होता है। चार्ज और चार्ज बॉडी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए तुम इसको समझना। हम चार्ज के बारे में बोल रहे हैं, चार्ज बॉडी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ऐसे समझो, यहां समझना, ये न्यूट्रल था ऐसा मानो, और ये भी क्या मान लो? न्यूट्रल था। तो चार्ज बॉडी शुरू में कितना था? 0। चार्ज बॉडी 0, दोनों न्यूट्रल था। अब क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन तुम उधर लेकर के चल गए, इस पर हो गया प्लस ही, और इस पर क्या हो गया? माइनस ही। तब कितना चार्ज बॉडी बन गया? 2। ये भी अब चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी है। बोलो यार, लेकिन टोटल चार्ज कितना है? तो यहाँ प्लस या माइनस अभी भी जोड़ोगे तो 0 ही। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यूनिवर्स का टोटल चार्ज 0, वो कुछ होगा, उसके बारे में पता नहीं है किसी को, तो वो कुछ कांस्टेंट होगा। लेकिन ये है कि जितना होगा शुरू में, उसके बाद क्या है? उतना ही है, उसके बाद वो बदला नहीं। तो इस चीज को समझिएगा, चार्ज कंजर्व है, शुरू में 0, बाद में भी यहाँ पर प्लस ही और यहाँ पे माइनस ही। इसको भी देखोगे तो ट्रांसफर कौन बता रहा है? तो यहाँ पर ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, नेट 0 था, ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ माइनस ही हो गया, यहाँ प्लस ही हो गया। 5 को का ट्रांसफर करते तो यहाँ पर -5 भी होता, यहाँ +5 भी होता। तो नेट चार्ज पहले जितना था बाद में भी उतना ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लेकिन चार्ज बॉडी बदलता है कि नहीं बदलता है? पहले कोई चार्ज बॉडी नहीं था, हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पर ऐसे भी तुम सोच सकते थे कि मान लो कि इस पर क्या था कि 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर -5 भी चार्ज था, ठीक है। अब क्या कर दिए कि तो आई वाला मान लो कि न्यूट्रल था, एक हम बात बता रहे हैं, या कुछ और भी मान सकते, थोड़ा न्यूट्रल ही हम मान लेते। तो इनिशियल चार्ज कितना है बताओ तो? टोटल चार्ज इनिशियल कितना है? -5 ही के बराबर है। अब क्या किए कि तुम इसको ट्रांसफर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दिए, तो इस पर तो -5 ही ना था जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन चल गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कमी होगा। तो अब इस पर कितना हो गया? -3e, और इस पर कितना हो गया? -2e। तो फाइनल टोटल चार्ज कितना हो गया? तो इस पर -3e और उस पर -2e, यही लगा टोटल। तो ये वाला अभी भी -5e। तो ये सब टोटल चार्ज कंजर्व है, चार्ज बॉडी ना है। यहाँ पर एक चार्ज बॉडी था, वो न्यूट्रल था,
अब क्या हो गया कि दोनों चार्ज हो गया, तो चार्ज्ड बॉडी का गारंटी नहीं लिया जा रहा है, किसका लिया जा रहा है? चार्ज का गारंटी लिया जा रहा है। आई होप क्लियर हो, कोई दिक्कत लग रहा है? अब समझना, नहीं पूछा है, पूछना चाहिए, अब पूछेगा तो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन होगा। मॉडर्न में तुम पढ़ते हो ना कि मास को एनर्जी में कंजर्व किया जा सकता, सॉरी मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। अरे बोलो यार, ठीक है बदला जा सकता है, सही बात है, E = mc² से। किसी दिन कोई पूछ ले कि क्या पूरे यूनिवर्स में एक इलेक्ट्रॉन को सिंगल इलेक्ट्रॉन को केवल कोई चाहे एनर्जी में बदलना, तो क्या वो बदल पाएगा? फिर से, पूरे यूनिवर्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन को या केवल एक प्रोटॉन को कोई चाहे एनर्जी में बदलना, तो क्या वो बदल सकता है या नहीं? तो रूल क्या बोलता है कि मास बदलता है एनर्जी में कि नहीं? बदलता है। लेकिन कोई चाह लेगा केवल एक प्रोटॉन को हम बदल दें एनर्जी में, तो नहीं बदल सकता है। रीजन, क्योंकि प्रोटॉन को एनर्जी में बदलेगा तो मास तो चल गया एनर्जी में, ये चार्ज कहां जाएगा? तो चार्ज क्या हो गया? कंजर्व नहीं ना रहा जी। एक प्रोटॉन को तुम क्या किए कि मास को एनर्जी में बदल दिए, तो उसका चार्ज कहां गया? एनर्जियों में चार्ज होता है नहीं, तो उसका चार्ज कहां गया? नहीं गया। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन को कोई बदल नहीं सकता है एनर्जी में। क्वेश्चन नहीं देगा कि एक प्रोटॉन को एनर्जी में बदल दिया गया तो कितना एनर्जी निकलेगा, तो तुम बोलोगे कि एनर्जी निकलेगा, लेकिन वो अगर क्वेश्चन देगा तो ऐसा वो देगा नहीं, बस एक यूजुअल हम बात बताएं। तो वहां भी तुम पढ़ोगे ना, तो एक पढ़ना होता है क्या कि पेयर एनहिलेशन, तो वहां भी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिल कर करके क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ध्यान रखो, यहां भी चार्ज कंजर्व है, इस पर माइनस था, इस पर प्लस था, तो दोनों मिला तो मास तो गया एनर्जी में। अब पहले चार्ज नेट 0 था और बाद में एनर्जी बन गया, तो यहाँ तो चार्ज का सवाल ही नहीं है, मतलब यहाँ भी एनर्जी चार्ज 0 है। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि चार्ज कंजर्व है, यहाँ भी टोटल 0 है और यहाँ भी टोटल क्या है? 0 है। आई होप समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई ये चाह ले, हम चाह ले क्या कि केवल इस इलेक्ट्रॉन को किसमें कन्वर्ट कर दे? एनर्जी में। सिंगल इलेक्ट्रॉन को कोई चाह लेगा कि एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, तो ये पॉसिबल है कि नहीं? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि तुम मास को तो एनर्जी में फेंक दे सकते हो, इसका चार्ज कहां जाएगा? अरे बात समझ में आ रहा है? तो तुम कितना भी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में तुम देख लोगे तो मास एनर्जी में जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि चार्ज कंजर्व ही रहेगा। मॉडर्न में पढ़ना है जी कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है जब प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो कुछ एनर्जी यहां पर निकलेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसका मास जो होता है ना, इस दोनों के भी मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो कुछ मास तो एनर्जी में गया। लेकिन देख लो तुम चार्ज के बारे में, तो चार्ज यहाँ पर 0 था और यहाँ पर भी क्या है? 0 ही है, +1 -1 0। तो ऐसा आज तक कोई घटना ही नहीं देखा गया है जिसमें कि चार्ज कंजर्व नहीं हो। एक बार फिर से, चार्ज बॉडी के बारे में हम नहीं बात कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को आप समझिएगा कि किसी भी सिचुएशन में चार्ज कंजर्वेशन इनवैलिड नहीं होगा। अरे बोलो यार, तुमको कहानी सुनाएगा, ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो ऐसे नाचा तो वैसे नाचा, फिर बोले बताओ चार्ज कंजर्व है कि नहीं? तो तुम बोला तुम जितना सुना दो, हम जानते हैं कि चार्ज कंजर्व है। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो ये 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। क्या चार्ज बॉडी कंजर्व है? समझ आ रहा है? तो पता चला नहीं? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ही क्या? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बॉडी। अरे बोलो जी, प्रोडक्ट, बस इसी को पढ़ा के छोड़ देंगे। तो ये थ्योरेटिकल था। अगला क्लास से क्या चलेगा? थोड़ा थ्योरी, थोड़ा न्यूमेरिकल, थोड़ा थ्योरी। किसी भी चैप्टर में पहला क्लास जो होता है ना, उसमें आपको थ्योरेटिकल बोला जाता है कि ऐसा ऐसा कहानी। अब प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बॉडी क्या? अच्छा, कोई लिख देगा प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, वो सही लिखेगा कि गलत लिखेगा? गलत। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज तो किया ही नहीं जा सकता है।
माने इसको ऐसे भी तुम बोल सकते हो जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये ऐसे भी तुम बोल सकते हो, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अच्छा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये बोलेगा सही है कि गलत? गलत कि सही है? अरे भाई, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है। अरे बोलो यार, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। बोलो जी, ये तो अलग बात है कि फिजिक्स में मास एनर्जी दोनों एक के माना जाता है। तो मास एनर्जी में जाए चाहे एनर्जी मास में जाए, एनर्जी के अंदर बोला था। समझ आ रहा है क्या? एक चीज समझना जी, मास एनर्जी में गया तो फिजिक्स में सवाल आएगा कि मास कंजर्व है कि नहीं, तो हाँ बोलेंगे, क्योंकि एनर्जियों को मास से बोला जाता है यहाँ, यह समझा जाता है। एक ही फॉर्मेट ना है जी। तो मास अगर एनर्जी में जाएगा तो फिजिक्स में मासो कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। लेकिन केमिस्ट्री में नहीं, मास कंजर्व नहीं रहा, एनर्जी कंजर्व नहीं रहा। रीजन, क्योंकि केमिस्ट्री में मास एनर्जी को अलग फॉर्मेट का देखा जा रहा है। अब फिजिक्स में दोनों एक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो अगर जो 2 kg है, ऐसे ही यहां लिख दे रहे, ये 2 kg है, ये चल गया किस में? 1 kg में प्लस एनर्जी में। तो जनरली बच्चा को क्या मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि मास घटा कि नहीं घटा? रियलिटी है कि घटा, मगर फिर भी पूछेगा कि क्या मास यहाँ कंजर्व है? तो यस, मास कंजर्व है। एनर्जी तो लगेगा कि यहाँ एनर्जी नहीं था, यहाँ एनर्जी है, तो क्या लगेगा? एनर्जी जनरेट हुआ। अरे बोलो यार, तो क्या एनर्जी कंजर्व है? तो लगेगा कि नहीं हुआ, लेकिन हुआ फिजिक्स में, क्योंकि एनर्जी भी एक मास ही है यहाँ, और मास भी क्या है? एनर्जी है। तो मास भी कंजर्व यहाँ हुआ, एनर्जी भी कंजर्व हुआ फिजिक्स में। केमिस्ट्री में नहीं हुआ, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और एनर्जी को अलग माना गया। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक चीज समझना, यहां बोलेगा एनर्जी क्रिएट हुआ कि नहीं, तो हुआ। अरे बोलो यार, मास डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं, तो हुआ। अरे बोलो जी, वो कहानी चार्ज में नहीं है। चार्ज को आप क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय, मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरे फॉर्मेट में जाएगा, एनर्जी को भी आप खत्म कर सकते हो, उसको मास में खींच लीजिए, लेकिन चार्ज के साथ कोई नौटंकी नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चार्ज है तो है, यहां पर आप चार्ज को नहीं खत्म किए, क्योंकि यहां नेट जीरो था, बाद में भी नेट जीरो, चार्ज खत्म हुआ, यहां पर मास खत्म होकर के एनर्जी में गया। अरे समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या? हाँ, कि एनर्जी कंजर्व है, इसमें फिजिक्स में बोलेंगे। अच्छा, यहां पर दो चीज समझना, एनर्जी कंजर्व है, हाँ है, एनर्जी क्रिएट हुआ, थोड़ा सा अजब लगेगा सुनने में, नहीं कह भाई तो तुम क्रिएट कर दी तो कंजर्व कहाँ रहा? लेकिन दोनों का फॉर्मेट एक ही ना बोला आता है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या क्रिएट हुआ, तो यस हुआ, एनर्जी कंजर्व है तो हुआ। इसीलिए तो ये बताया जा रहा है हिट करके कि तुम डायलेमा में फंसोगे। कह रहे नहीं भाई, यहाँ 2 kg था, यहाँ 1 kg, मास कहाँ कंजर्व हुआ? मास तो क्या हो गया? कम गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिजिक्स में एनर्जी को भी मास से बोला जा रहा है, तो इसको बोलेगा 2 kg बराबर है 1 kg, और ये एनर्जी को भी kg में करेगा तो 1 kg बराबर आ जाएगा। तो यहां दोनों बात एक साथ चल रहा है, एनर्जी क्रिएट हुआ, यस, एनर्जी कंजर्व है, यस। अरे बोलो जी, जो केवल यहीं पर होगा, कोई भी चीज जो क्रिएट हो जाएगा तो कंजर्व कैसे रहेगा? लेकिन यहां पर बोलोगे, समझ आ रहा है ना क्या सोच के? लेकिन चार्ज वाला में चार्ज क्रिएट किया गया पॉसिबल नहीं है, चार्ज डिस्ट्रॉय किया गया पॉसिबल नहीं, चार्ज बॉडी क्रिएट किया गया, यस। इसी तो पढ़ ही रहे हैं आप। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज को समझिएगा। अरे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हम तो बस एज यूजुअली बोल दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं ना। 80% में तुमको लग रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो बात खत्म है, समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन बन जाएगा वो तो हम हिट कर करके बता दें कि ये क्वेश्चन ही कहीं पूछा थोड़े है, लेकिन अगर किसी दिन पूछ दिया कि क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर जो कन्वर्ट हो गया तो मास तो चल गया एनर्जी में, इसका चार्ज कहाँ जाएगा घूमने? समझ में आ रहा है कि नहीं? खैर छोड़ो, इसको अब देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में पहला पढ़ना है जी बाय हीटिंग। एक चीज समझना जी, यहाँ पर 3-4 मेथड बताया जाएगा, हर मेथड का अपना प्रॉपर्टी है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है?
बाई हीटिंग से जो आप चार्ज बॉडी क्रिएट करिएगा तो उसका ये कुछ अपना है, ठीक है। जो बाद में क्या होगा कि उसके बारे में डाटा नहीं देगा, आपको खुद ही समझना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको आप समझते रहिएगा। बाई हीटिंग में क्या होता है कि सपोज करिए कि एक बॉडी है जो क्या है, न्यूट्रल। अब इसको क्या कर रहे हैं आप कि हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हीट करिएगा तो प्रोटॉन बाहर निकलने लगेगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में हो, तो इतना टाइट ही पकड़ाया हुआ है कि निकल नहीं सकता। तो हीट करिएगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा कि एटम के बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल एक बात बता रहे हैं। अब बाकी पूरा विस्तार से मेटल में सब कुछ पढ़ाता है, अभी बस केवल इसी देख लो। तो हीट किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये समझ में आया कि ये वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। अरे बोलो जी, समझते जाना यहाँ से। हर मेथड का अपना एक प्रॉपर्टी जिसको ध्यान रखना। तो हीट करिएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन सॉरी एनर्जी चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया? इस पर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी कहीं ना कहीं गया होगा, नहीं तो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसी को समझिएगा। लेकिन चार्ज बॉडी क्रिएट जरूर हो गया। अरे बोलो जी। तो पहला यही है बाई हीटिंग। तो हीटिंग से क्या होता है? हीटिंग से बताना बॉडी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कि निगेटिवली चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। तो वहां बताएगा ना, इसको तुमको अपने ही ध्यान रखना है। तो हीटिंग वाला का यही प्रॉपर्टी हुआ कि आप हीट करते हैं तो कोई बॉडी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, अगर न्यूट्रल है तो। समझ में आ रहा है? तो ये खुद आपको पता करना। अच्छा एक चीज और देखना, इलेक्ट्रॉन हीटिंग के कारण बाहर निकला कि नहीं निकला, इसलिए इलेक्ट्रॉन को थर्मियन भी बोला जाता है। नाम कितना अच्छा है, देखो ना, थर्म आयन। थर्म मतलब क्या हो गया, हीट। अरे बोलो यार। तो जो हीटिंग के कारण आयन प्रोड्यूस हो वो थर्मियन है, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मियन। अरे बोलो यार। पहला इसका क्या, बाई हीटिंग का हीटिंग पॉइंट क्या है बताओ तुम? ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव चार्ज नहीं प्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रोड्यूस किया। समझ में आ रहा है? यहाँ बात छेड़ने वाली बात है। कंपटीशन है क्या वकील के जैसा तर्क देना है, वो तुमको फंसाने का प्रयास करेगा। वकील वकील क्या है कि बस उसी में लगा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या हुआ कि जा रहा था कार से बिना मास्क लगाए हुए वकील, पुलिस रोक कर करके उसका फाइन भरने लगा। अब देखो वकील क्या किया, तुम क्या रहते करते, या तो तुम लड़ते झगड़ते, लेकिन फाइन तो देते ही देते, कुछ नहीं बोल सकते थे, मन में दो चार वो गाली देते, थोड़ा सुकून मिलता, फिर किसी तरह से मान जाते हैं। वकील क्या किया कि पुलिस पर केस ठोक दिया कि हम कार में अकेले थे तो हमको इन्फेक्शन का खतरा नहीं था, ये हमको चेक किया, बाहर निकाला था, हमको इन्फेक्शन का खतरा हो गया, 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया। तो कुछ लोग फंसाने में ही लगा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? वकील वगैरह लोग आदमी कम घर देता है रेंट पर। रीजन क्या है ना, वो 10 साल रह जाएगा तो साला कोर्ट में वो प्रूव कर देगा कि बाप रे जितना हम रेंट दिए उतना तो हम ये रूम में खरीद लेते। समझ रहे? वाली बात बता रहे। तो यही है क्या कि यहाँ पर क्या है ना, थ्योरेटिकल में एक बात को हमेशा समझिएगा, थ्योरेटिकल में फंसाना चाहेगा वो, क्योंकि समझ रहे हैं, जैसे बोलेगा क्या कि बाई हीटिंग चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, लड़का तुरंत मार देगा। गलत। हीट से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा ध्यान दे कर करके समझ में आ रहा है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। चलिए तो पहला तो ये पढ़ लिए। दूसरा, आज खाली थ्योरी ही चला है, लेकिन ये सब जानना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। दूसरा होता है बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक तरह से इसी को अपने अंदर में समेटे हुए है, लेकिन देखिए फ्रिक्शन में क्या होता है समझिएगा। ठंडा में देखते हैं आप हाथ रगड़ते हैं तो गर्म फील हो जाता है, तो अभी ये नहीं पढ़ना है कि गर्म क्यों होता है, वो तो फ्रिक्शन में पढ़ना है कि नेगेटिव वर्क होता है तो गर्म हो जाता है।
ठीक है, वो नेगेटिव वर्क होता है तो वो हीट रिलीज होता है, वो खैर छोड़िए। अभी हम लोग को तो केवल इतना जरूर पता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर में अगर दूसरा बॉडी है और इसके बीच में अगर फ्रिक्शन है तो रगड़ होगा, तो रगड़ होगा तो ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, इस जोन में हीट प्रोड्यूस होगा। अरे बोलो यार, तो इस जोन में हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने से तुमको पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। अरे बोलो जी, तो इसमें से क्या होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, एक क्वेश्चन यहां से अभी तक नहीं पूछा है, पूछेगा। अभी तक क्या पढ़ा आता है कि फ्रिक्शन है तो हीट प्रोड्यूस हुआ, तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज होगा, समझाएगा। लेकिन अब ये भी पूछ सकता है कि कौन पॉजिटिवली होगा कौन नेगेटिवली होगा, हो सकता है वर्क फंक्शन वगैरह दे करके पूछे। समझ में आ रहा है कि नहीं? खैर उसको भी छोड़ो, ये समझ में आया कि हीट प्रोड्यूस हुआ तो एक बॉडी के लिए हुआ कि दोनों के लिए हुआ, पहले ही बताओ। एक बॉडी के लिए हुआ, कपार फाड़ देंगे। तो हीट हुआ प्रोड्यूस तो दोनों के लिए हुआ। अब जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा यहाँ वाला, अरे बोलो जी, तो इलेक्ट्रॉन मान लो कि इसका लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, हम क्या बोल रहे हैं, ऊपरी वाला लूजली बॉन्डेड होता है, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो ये समझ में आया कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अरे बोलो जी, तो बाई फ्रिक्शन भी कहानी हीटिंग ही लेकर के गया वहां पर, लेकिन हीटिंग में क्या था कि आप खाली बाहर से हीट कर रहे थे तो आपको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिला था। यहां कंसेप्ट समझना, यहां पर तुमको फ्रिक्शन में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिलेगा और निगेटिवली चार्ज बॉडी दोनों मिलेगा, और एक जो न्यूमेरिकल में तुमको फंसाने का प्रयास करेगा, तो उसको तुम समझना थोड़ा सा कि अगर इस पर माइनस क्यू होगा तो इस पर प्लस क्यू होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तुम कैसे फंसोगे, तुमको आगे बताएगा कि दो बॉडी को रगड़ कर करके ऐसे रख दिया गया, इसके बीच में फोर्स इतना लग रहा है, बताओ कितना चार्ज है। अब बच्चा वहां क्या लगाएगा, F इक्वल टू, आगे पढ़ोगे, K(Q1Q2)/r²। आना तुमको समझ आ रहा है कि नहीं? तुमको चार्ज पूछा है, वहां तो आ गया Q1 Q2, तो दो चार्ज ना हो गया जी, वहां पर तुमको पता नहीं, मुंह लटकाए रह जाओगे। तो इस चीज को समझना कि फ्रिक्शन का ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक पर प्लस क्यू होगा तो दूसरे पर माइनस क्यू होगा। मतलब फ्रिक्शन में तुम क्या सीखेंगे, फ्रिक्शन में चार्ज बॉडी तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ ही साथ उसको एकदम अटैच करके ये बात बोलना कि दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। तब जब फोर्स लगेगा तो K(Q1 Q2) तो जानोगे ना, एक पर क्यू है तो दूसरे पर माइनस क्यू है। नहीं समझे क्या बोले? तो यही बोल रहे कि हर चीज जो पढ़ोगे तुम उसका अपना एक प्रॉपर्टी है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ये हीटिंग में तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखिए आपको कैसे समझ में फंसाएगा आगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इस बॉडी ये न्यूट्रल था, इसको हीट किया गया, तो बताइए अब इस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? तो ये वाला ये पॉजिटिव है, ये पहले से इसको क्या किया गया कि हीट किया गया, तो हीट किया गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तब दोनों पॉजिटिवली हुआ तो रिपेल करेगा। तो हीटिंग का ये प्रॉपर्टी है क्या कि इससे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगा। समझ के याद रखना, रट नहीं जाना। अरे बोलो जी, एक स्टेप में हो जाएगा, इतना रट नहीं जाना। और फ्रिक्शन में तो तुमको पता है रगड़ होगा तो एक से दूसरा पर जाएगा, तो एक पर अगर माइनस क्यू होगा दूसरा पर क्या होगा, प्लस क्यू होगा। वहां डाटा छुपाने का प्रयास करेगा, तुम दो को चार्ज खोजते रहोगे और वहां इक्वेशन रहेगा ही नहीं। एक इक्वेशन में एक क्या ना रहना चाहिए जी। तुम यहाँ Q1 Q2 मान लिया, बस हो गया। ये बात समझ में आ रहा है कि कहाँ गड़बड़ होता है? अच्छा ये भी समझ में आया ना कि जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, तो पॉजिटिवली होगा या नेगेटिवली होगा। अरे बोलो जी, जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल दे, समझ ना, अगर आपको एग्जांपल दे कि ये सोडियम है और ये वाला सीजियम है, दोनों को रगड़ दिया गया, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, सोच के बताइए। तो सीजियम वाला में क्या होता है कि बड़ा ना होता है साइड जी, वहां पर क्या होता है कि लूजली बाउंडेड होता है। तो ये समझ में आया कि अगर इसके बीच में अगर फ्रिक्शन किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछेगा कभी ना कभी। तो अगर जो इस यहाँ पर रगड़ किया जाएगा तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये लूजली बाउंडेड ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इस पर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा।
तो सीजीएम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और हर हालत में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एक पर प्लस होगा दूसरा पर क्या होगा, माइनस होगा। ये बात समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। तीसरा देख लो, तो इसका प्रॉपर्टी क्या देखे कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रोड्यूस हुआ, इसका प्रॉपर्टी क्या देखे, इक्वल और अपोजिट हुआ। अरे बोलो जी, और लूजली बॉन्डेड वाला याद रखना, हमको भी नहीं आता। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी छोड़ देगा, ई प्लस हो जाएगा तो आगे वाला माइनस हो जाएगा। समझ में आया? चलो तीसरा देखो, ये तो ऐसी नौटंकी है, बाई कॉन्टैक्ट। तो ये बोलता है ना कि अगर किसी बॉडी को आप कांटेक्ट में लाइएगा तो एक जैसा रहेगा, दूसरा भी वैसा ही बन जाएगा। समझ, अगर न्यूट्रल है एक तो, बाकी ये सब पूरा विस्तार से इंडक्शन में दो गो क्लासे चलता है, ठीक है। इंडक्शन हो गया, कनेक्टिंग टू बॉडी विद वायर हो गया, तो सब हम लोग देखते हैं। तो यही हो गया कि एक क्या था पहले से, न्यूट्रल था, और एक है जो कि मान लो कि ये वाला निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये यही बोलता है कि अगर तो तुम इस दोनों को क्या करोगे, इस दोनों को कनेक्ट करोगे, तो जैसा ये रहेगा तो इसी से कुछ चार्ज इधर आएगा। क्यों आता है, कैसे आता है, वो आगे पढ़ना है, अभी बस इतना ही पढ़ना है कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर तुम कनेक्ट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिवली रहेगा, पूरा चार्ज नहीं जाएगा। समझा? अगर ये पॉजिटिव रहता कनेक्ट करते तो कुछ इस पर पॉजिटिवली चार्ज, ये तो नौटंकी है। बस केवल ये जानना है कि कांटेक्ट में लाने पर कुछ चार्ज का ट्रांसफर होता है, और अगर ये वो न्यूट्रल रहेगा तो इसका वाला जो चार्ज है वही वाला इसमें जाएगा, तो दोनों एक ही टाइप का हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि अभी इसमें भी फंक्शन होगा, क्योंकि सेम टाइप का ना हो गया ये। तो जब सब जगह चार्ज बॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूट्रल था हीट किया तो चार्ज बॉडी बन गया, यहाँ पर भी मान लो कि दोनों न्यूट्रल था, रगड़े तो चार्ज बॉडी बन ना गया, ये भी प्लस में भी माइनस में चार्ज बॉडी बना ना, चार्ज भी बना नहीं। समझ, कांटेक्ट वाला में न्यूट्रल था, ये चार्ज बॉडी था, कांटेक्ट किया तो ऐसा हो गया, तो ये हो गया। अरे बोलो जी, तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब एक लास्ट पढ़ना है, देख लो, उसके बाद फिर क्या है कि अगला क्लास में कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस सब में यही एग्जांपल दिया जाता है फ्रिक्शन वगैरह वाला में, कि कंघी को रगड़ लो, किसमें, बाल में रगड़ लो तो फ्रिक्शन हुआ ना जी, तो एक का चार्ज निकल के दूसरे पर चल गया होगा, तो एक पर प्लस एक पर माइनस हो गया होगा, तो अट्रैक्ट करता है। समझ आ रहा? अभी ठंडा के समय कंबल ओढ़ते हो, देखते हो कि कंबल ओढ़े हो, बहुत बार रगड़ाया है, तो ऐसे करोगे तो रोया है जो कि खड़ा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी देखोगे ना, आजकल तो कंबल ऐसा ऐसा आने लगा है, साला बनाता है, पता नहीं सिल्क का क्या बनाता है, क्या क्या क्या। कभी कभी देखो ना, रात को चढ़ टाइप का आवाज करता है, ऐसा फील किए हो? जब ज्यादा रगड़ा जाएगा तो माने ज्यादा तब सूत रहे हो, कभी ऐसे तो रगड़ाएगा ना, तो क्या है कि देखना कि चढ़ाता है। खैर छोड़ो, तो ये देख लो इंडक्शन, यही इसी के बारे में बात बोल रहे थे, समझना जी। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक क्लास चलेगा कि कांटेक्ट होने पर चार्ज मतलब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम लोग एक क्लास पढ़ेंगे, और ये वाला जो होगा वो आगे 2 क्लास पढ़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, वो आगे पढ़ना है। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है जी, बाई इंडक्शन। चलो 4 जो बोल दू, बाई इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है, इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस्ड कर देना बिना सटे हुए, समझ रहे हो, मतलब तुम देखते हो इंड्यूस्ड हो जाते हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, उसका पूरा वो जुगाड़ आगे वाला किए हुए है कि तुम पगलाइए जाओ, ठीक है। अभी पगला देगी, फिर बाद में बोलेगी कि पापा नहीं मान रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है। हाँ जी, कल सुनाया था तो एक जो कही था कि छोड़ो सब छोड़ो, तो छोड़ो। अरे उसमें ये था ना कि मतलब जानू मानू सोमा बाबू सब करते रहती है, आई कैंट लिव विदाउट यू, दिस दैट, आई फील सेफ विथ यू, यही सब इंग्लिश लिखती है ना वो सब। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब शादी के बाद आता है तो बोलती है कि सुनो ना जानू, जब तक तुम्हारा सरकारी नौकरी नहीं होगा तब तक पापा नहीं मानेंगे। तो लड़का बोलता है कि अगर सरकारी नौकरी हो जाएगा तो हमारे पापा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये कहानी है, खैर छोड़ो। एक ऐसा फोटो दिया हुआ था
जिसमें कि क्या था कि लड़का थोड़ा सा डिम था और लड़की थोड़ी सी सुंदर थी, तो उसका फोटो आया हुआ था। तो एक जो होता देखते हैं जिसमें चेहरा उसका बना हुआ रहता है, हंसने वाला, मजाक उड़ाने वाला है, तो वही लिखे हुए था कि बस यही सब फोटो देख देख करके मन करता है एक बार और एसएससी का फॉर्म भर दे। ठीक है, खैर छोड़ो छोड़ो, यहाँ देखो हम लोग को एसएससी थोड़ी बनना, लोग डॉक्टर बनना। क्या समझेगा बाई इंडक्शन? नाम पहले समझिएगा क्या है। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस्ड कर देना, बिना टच किए हुए। इस चीज को समझना चाहिए। इसमें क्या होगा कि बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो क्या होगा, कैसे समझना कि मान लो कि ये आगे हम पढ़ाएंगे, इसका बहुत सारा केस है। जो एक केस आपको बताया है ना कि कभी कभी सेम टाइप वाले में भी अट्रैक्शन हो जाता है, तो वो इसी का केस वो आगे पढ़ाएंगे। अभी वो सब समझ में आ रहा है कि नहीं? वो आगे पढ़ा, पूरा विस्तार से उसको पढ़ा जाता है। तो सपोज करो कि ये प्लस क्यू है और ये बॉडी जो है मेटल बॉडी अभी लिखे हुए हैं, नॉन मेटल भी मतलब कुछ कुछ होता है वो हम लोग बता रहे हैं। तो प्लस क्यू है, ये मेटल मान लो है, जो कि क्या है अभी तत्काल न्यूट्रल है। ठीक है, अब क्या है कि इसका प्लस क्या करता है कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, समझना कहानी को, कहां गलती होगा कहां नहीं होगा। तो ये प्लस वाला क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इसके प्रोटॉन को ढकेलता है। लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में वो तो पूरा हैवी ना है जी, तो ढकलाएगा उधर। यह समझ जाना, इंडक्शन में भी जो नौटंकी होता है किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण कि इलेक्ट्रॉन के कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। रीजन क्या है ना, न्यूक्लियस प्रोटॉन के साथ दो दो मजबूरी है। सबसे पहला तो क्या है कि बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि एकदम पकड़ाया हुआ है न्यूक्लियर फोर्स से, और मूव भी इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो बहुत भारी है। खाली प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ ना है जी, तो जब भी चलेगा तो बंच में ही चल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में 50,000 समझो कि ज्यादा भारी है, 60,000 भारी है, 70,000 ज्यादा भारी है न्यूक्लियस। समझ आ रहा है कि नहीं? तो तुम ऐसे ढकेल दिए हम, तो ये वाला जो है, ये वाला देखना, इसको ऐसे ढकेल दिए तो ढकला गया, ये समझो इलेक्ट्रॉन है। इतने से हम कलशवा को ढकलाए, तो वही कहानी किसके साथ है यहाँ भी, कि ये प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ वो बहुत भारी है। मैंने समझ लो प्रोटॉन क्लासरूम है, ये जो मार्कर है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऐसे किए थे ढकला गया, ढकला था कहाँ ढकला तो क्या देखिए, तो क्या है कि ये वाला प्लस वाला जो है वो प्रोटॉन को ढकेला, इलेक्ट्रॉन को खींचा। लेकिन ये समझ में आया कि प्रोटॉन को सोचना बाद में धीरे धीरे भुला जाते हैं। क्या प्रोटॉन को ढकेलिए नहीं रहा है, ढकेल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कि इधर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा आ गया, तो इधर से आया है इलेक्ट्रॉन, तो ये समझ में आया कि इधर इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ तो इधर प्लस हो गया। समझना क्या बोल रहे हैं? क्या यहाँ पर अलग से पॉजिटिव आ गया है, इधर वाला पॉजिटिव इधर चल गया है। ये आगे हम विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी तत्काल ये समझना कि इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसमें भी दो कहानी होता है, मेटल है तो अलग होता है, नॉन मेटल है तो अलग होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन ये समझ में आया ना कि पॉजिटिव जहां भी आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पॉजिटिव चल गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन का अभाव हो गया। अरे बोलो जी, तो इस चीज को आप समझिएगा कि ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचा, प्रोटॉन को ढकेला, प्रोटॉन वही रह गया, वो बहुत भारी है, तो बाद में प्रोटॉन को भुला जाना, खाली इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना। तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये इस साइड में आ गया। अब इससे बाहर निकल के नहीं ना आएगा, उस पर बाउंडेशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाहर निकल करके आने लगता है। और समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो भी पढ़ना है थ्योरी में, लेकिन उसको हम पढ़ाते नहीं क्योंकि वो पूछेगा नहीं। एक समय ऐसा होता कि इसको इतना ज्यादा आप कर दीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो इस बॉडी से बंधा हुआ है ना, वो खाली शिफ्ट नहीं होगा, इससे निकल करके बाहर भी आ जाएगा। अरे बोलो जी, लेकिन उस लेवल का भी हम लोग नहीं पढ़ रहे। तो क्या है कि ये खींचा तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर क्या आ गया, माने इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट, पॉजिटिव हो गया चार्ज इधर, और इधर नेगेटिव। क्या ये चार्ज बॉडी बन गया कि नहीं बन गया? तुम बोलोगे बन गया, नहीं बना। इसी बात को हम पहले बोल रहे थे कि पहले तुमसे गलती होगा। अरे ये इसको इधर खींचा तो मानते हैं इधर माइनस क्यू डैश होगा,
इधर होगा प्लस क्यू डैश, लेकिन है तो एक ही बॉडी बना अभी जी। इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी चार्ज बॉडी नहीं बना है। चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, चार्ज दिखने लगा, लेकिन चार्ज बॉडी नहीं बना है, तो क्या अभी भी ये न्यूट्रल है? अरे बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को आप समझिएगा कि ये इंड्यूस किया है, बिना टच किए हुए अपना इफेक्ट डाला कि नहीं डाला। तो यहाँ इंडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। इंडक्शन हुआ है, लेकिन क्या चार्ज बॉडी प्रोड्यूस हो गया? नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रहा है? अब क्या किया गया? अभी तक चार्ज बॉडी प्रोड्यूस नहीं हुआ, इंडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो यहाँ इंडक्शन हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, वो तो सोचबो नहीं करना। मगर यहाँ पर अभी भी तत्काल चार्ज बॉडी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जीरो है। तो इसीलिए बोले कि तुम पहले गलती करोगे, किए ना, वो पता था कि कहाँ गलती करोगे। अरे समझ में आया? अब क्या किया जाएगा, समझना कि ये प्लस क्यू है और ये वाला जो था ये खींचा है, तो खींचा है तो इधर माइनस आना गया है जी, और इधर क्या हो गया प्लस क्यू डैश है, माइनस क्यू डैश है। अब क्या किया गया ना, इसको किसी बॉडी से, या चलो सपोज करते हैं कि अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, किसी बॉडी में कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन सपोज करो कि हम अर्थ से क्या कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए। तो अब समझना ये प्लस क्या किए हुए, तो ये प्लस तो क्या है कि अपने अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए है। अरे बोलो जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे इसमें टच होगा, अरे बोलो, तो क्या होगा कि टच होगा तो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो समझ में आया कि जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर चढ़ना स्टार्ट होगा। अरे बोलो जी, इलेक्ट्रॉन इधर चढ़ना स्टार्ट होगा तो इधर पर पॉजिटिव चार्ज खत्म होना, पूरे नहीं खत्म होगा लेकिन खत्म तो होगा। अब उसके बाद तुम इसको हटा दो। अब कहानी समझना तुम, अब फिर हो जाएगा प्लस क्यू, ये वाला बॉडी को तुम देखो, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए है अभी भी। अरे बोलो जी, तो इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए हैं, इधर क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, कम बचा। समझ कि नहीं? अब इस पर अब ये चार्ज बॉडी बना है कि नहीं बना? बन गया। समझना, यहाँ न्यूट्रल था, अभी डिस्पर्स हुआ है चार्ज, लेकिन अभी भी माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश है तो जीरो है, तो अभी भी चार्ज बॉडी नहीं बना। अरे बोलो यार, अब क्या होगा कि जैसे कनेक्ट किया, देखिए इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया? तो तुम दो ढंग से सोच सकते हो। एक तो ऐसे सोच सकते हो कि इधर माइनस क्यू डैश ही रह गया, इधर पट्टी क्या है कि अगर प्लस क्यू रहा भी तो कुछ कमी हो गया, तो इधर माइनस क्यू डैश ज्यादा ना माइनस है जी, इधर प्लस कम बचा, तो ओवरऑल ये समझ में आया कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया। या ऐसे भी सोच सकते हो कि ओवरऑल को तुम देखो, तो ये न्यूट्रल था, कनेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन आया, माने ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव चार्ज पर आ गया। ये समझ में आया कि यहाँ तक इंडक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, मगर चार्ज बॉडी प्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन जब इसको कांटेक्ट में की लाए तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर गया। और बोलो जी, तो क्या हुआ, ओवरऑल इस पर चार्ज आया है, तो ये चार्ज बॉडी बना कि नहीं बना? और कैसा चार्ज बॉडी बना, निगेटिवली कि पॉजिटिवली? निगेटिवली चार्ज बॉडी बना, ये समझ में आया। अच्छा चलो अब एक चीज और समझना, अगर तुम यहाँ माइनस रखते तो ये क्या करता कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलता। अब तो इलेक्ट्रॉन ना सोचोगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता तो इधर कमी होता तो प्लस होता, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा आता इधर प्लस होता, और इसको कनेक्ट करते तुम धरती से, तो चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कुछ धरती में चला जाता, तो ओवरऑल समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जाता, इलेक्ट्रॉन जाता तो इस पर क्या होता, इलेक्ट्रॉन को कमी होता तो पॉजिटिवली चार्ज होता कि नहीं होता? तो क्या तुम देखे कि पॉजिटिव से किए तो निगेटिवली चार्ज हुआ, और नेगेटिव से करते तो पॉजिटिवली चार्ज होता। तो इंडक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, कांटेक्ट और इंडक्शन दोनों उल्टा हो गया। समझ में आया? कांटेक्ट में जिससे कांटेक्ट करोगे उसी टाइप का चार्ज रहेगा। अरे बोलो जी, और इसमें जिसके थ्रू इंडक्शन करोगे उसका अपोजिट चार्ज रहेगा। ये बात सुनना, इंडक्शन अभी क्या है ना कि इतना पढ़ना, तो इतना भी नहीं पढ़ाया गया। एक बात हम बता रहे, अभी खाली व्यू दिया गया, इंडक्शन तो पूरा कहानी ही चलेगा लास्ट में। समझ आ रहा? 2 क्लास एकदम रेल करके पढ़ाया जाता है इंडक्शन।
समझ आ रहा है? एक क्लास पूरा रेल के एकदम पढ़ाया जाएगा कॉन्टेक्ट वाला, तब ये दोनों तो ऐसे है, ये यहीं पर स्टार्ट हुआ, यहीं पर खत्म हो गया। ये वाला और वो वाला आगे पढ़ना है कि क्यों ऐसा होता है पूरा विस्तार से, ठीक है। अभी बस केवल इतना ही जान लिए। इंडक्शन में क्या होता है बताओ तो? अरे वो तो होगा करता है, बाप रे बाप। डिफिनीशन हम नहीं पूछ रहे हैं, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होता? तुम यही बोल दिए कि 10th का बच्चा आया कितना का 10 CGPA लाके पूरा छाती ऐसे करके, अरे 10 CGPA है। और उससे पूछा क्या एटॉमिक नंबर क्या है, तो कहता है इट इज जनरली डिनोटेड बाय जेड। हम कह रहे मतलब याद किए हुए था और बिना समझे हुए। तो इस चीज को समझिएगा जी कि इंडक्शन में क्या देखें कि जिसके हेल्प से आप इंडक्शन करिएगा उसका अपोजिट चार्ज बॉडी क्रिएट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? डबल इंडक्शन भी होता है, इसके थ्रू यहाँ इंडक्शन हुआ, फिर और इंडक्शन होता है, तो वो सब बाद में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि समझ गए कि लिखने की जरूरत है। तुम समझ गए होगे कि बाई पॉजिटिव चार्ज तुम करोगे तो क्या होगा बताओ तो? नेगेटिवली चार्ज बॉडी जनरेट होगा। अरे बोलो यार। और अगर जो नेगेटिवली से करोगे तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जनरेट होगा, माने अपोजिट होता है। तो सबका अपना, इसीलिए शुरू में बोले थे कि सबका अपना प्रॉपर्टी है। हीट करिएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। अरे माइनस कहाँ गया होगा, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हीट करिएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, फ्रिक्शन में रखना नहीं है, हीट किया इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। और बोलो जी फ्रिक्शन में रगड़ हुआ तो एक से दूसरे पर गया, तो समझ गए हो कि एक पर प्लस क्यू तो दूसरे पर माइनस क्यू होगा। और कांटेक्ट में तो क्या होगा कि यहाँ नेगेटिव ज्यादा है और यहाँ कम है, जैसे कांटेक्ट हुआ तो कुछ चला है। बाकी वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, दिस होता है दैट होता है, वो तो बाद में देखना है। अभी इस में कि उसी टाइप का होगा जिससे करते हैं, और इंडक्शन वाला में जिससे करते, दोनों उल्टा, हीटिंग सॉरी कांटेक्ट में जिससे करते हैं उसी टाइप का बॉडी प्रोड्यूस होता है, और इंडक्शन में जिससे करते हैं उसके अपोजिट प्रोड्यूस होता है। समझ आया कि नहीं? तो थ्योरेटिकल पोर्शन शुरुआत में यही चलता है, ठीक है। अब अगला क्लास आइएगा तो कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल वहां से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। आज थ्योरेटिकल वाला पोर्शन था तो उसको हम बता दिए, तो ठीक है, इसको उतार लीजिए, एक बार घर पर देख लीजिएगा। समझ आ रहा है? कुछ था नहीं, बस एक बार देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके।